एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी का नया चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हमने क्लास 11th की जो है एनसीईआरटी जो है स्टार्ट की है, और हम एनसीईआरटी क्लास 11 का जो है थर्ड यूनिट का जो है लास्ट चैप्टर जो है स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, एम फेज के बारे में पढ़ेंगे, और आपकी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे, मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे, और सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इसके इंट्रोडक्शंस में क्या है कि आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म, चाहे वो लार्जेस्ट हो चाहे वो स्मॉलेस्ट हो, सभी जो है अपनी लाइफ जो होते हैं दे स्टार्ट फ्रॉम ए सिंगल सेल, यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दे स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल। एंड ग्रोथ एंड प्रोडक्शन जो होते हैं दे आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑल सेल एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे? ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या है, मतलब उनकी कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स होते हैं। ठीक है, उनकी क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यू मे वंडर हाउ ए सिंगल सेल देन गोज ऑन टू ए फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म, एंड ग्रोथ एंड प्रोडक्शन जो होते हैं आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल इन डीड ऑफ आर all living organism. All cell reproduce by dividing into two, with each parental cell जो होते हैं give rise to two daughter cell and each time they divide. ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है, जैसे आपका कोई सेल है वो क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, और यहाँ पे दो सेल जो है बनेंगे, और हर एक सेल क्या करेगा, वो भी आगे चल के क्या करेगा, डिवाइड करके जो है न्यू सेल जो है फॉर्म करता है। तो बोलने का मतलब क्या है, ऑल सेल्स होते हैं दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, और दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ योर साइंटिस्ट रुडोल्फ विल्चो, जो हमने सेल थ्योरी में इसको डिटेल में हमने स्टडी किया। तो न्यूली जो डॉटर सेल बनते हैं वो भी क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर जो नए सेल बनेंगे वो भी क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे, और इस तरह की होती है एक प्रोजेनी जो होती है तैयार होती है, एक प्रोजेनी जो है तैयार होती है। तो इसका बोलने का मतलब क्या है कि ऑल सेल्स होते हैं दे डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल, एंड न्यू सेल्स क्या करेंगे, दे आल्सो ग्रो एंड डिवाइड, दे प्रोड्यूस अनदर जनरेशन ऑफ द सेल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, द सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। द न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड, गिविंग राइज टू ए न्यू सेल पॉपुलेशन दैट इज फॉर्म बाई ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ ए सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। और इन अदर वर्ड हम बोलें, क्या बोलते हैं कि सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन जो होते हैं ये क्या करता है, आपके सेल एक सिंगल सेल की करती है एक मिलियन ऑफ सेल की बॉडी जो है तैयार कर सकती है, एक स्ट्रक्चर जो है तैयार कर सकती है। दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये क्या है, एक मतलब आपको इंट्रोडक्शन दे दिया गया। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक सेल्स होती है कैसे डिवाइड करिए, लेकिन डिटेल में हम क्या पढ़ेंगे, हम सेल साइकिल को स्टडी करेंगे। ठीक है, हम माइटोसिस को स्टडी करेंगे, और हम एमियोसिस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सेल साइकिल क्या होता है? ठीक है, सेल डिवीजन जो होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ ए सेल डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेट करता है। ठीक है, ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल डीएनए रेप्लिकेट करता है, और सेल ग्रोथ होती है आल्सो टेक्स प्लेस। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है, सेल डिवीजन जो होता है हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मान लो कि आपकी बॉडी में कोई इंजरी आ गई है, तो इंजरी को क्या करेगी, वो आपके डेड सेल को रिप्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। आपके बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे भी क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन जो होता है हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, सेल ग्रोथ होगी, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, सेल ग्रोथ करेगी, फिर सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो ऑल दीज इवेंट, ये सारे के सारे इवेंट जिसमें क्या है, सेल डिवीजन हो रही है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, सेल ग्रोथ हो रही है, ये जो होते हैं सारे के सारे इवेंट्स होते हैं ये कोऑर्डिनेट वे में होते हैं, ताकि सेल का जो है करेक्ट डिवीजन हो जाए, और जो है नए प्रोजेनी सेल्स होते हैं बने विद इंटैक्ट जीनोम। ठीक है, तो आपकी सेल क्या करेगी, वो डिवाइड करेगी, नए सेल बनेंगे, वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, डीएनए रेप्लिकेट करेंगे, दोबारा डिवाइड कर जाएंगे, फिर जो नई सेल बनेगी दोबारा ग्रो करेंगे, डीएनए रेप्लिकेट करेंगे, फिर वो क्या करेंगे, दोबारा डिवाइड करेंगे। तो सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ जो होते हैं ये तीनों चीज़ें जो होती हैं क्या होती हैं, आपकी कोऑर्डिनेटेड वे में होती है, ताकि जो है आपके ऑफस्प्रिंग जो होते हैं उनके पास क्या हो, इंटैक्ट जीनोम
जीनोम हो, इंटैक्ट जीनोम हो, और यही सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल क्या करती है, अपने जीनोम को डुप्लीकेट करती है और बहुत सारे अदर कॉन्स्टेंट जो होती है वो बनाती है, और इवेंचुअली क्या करेगी, फिर वो दो डॉटर सेल में डिवाइड करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। तो ऑल दो चेंजेस विच अकर इन अ सेल विच लीड टू सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज द सेल साइकिल बोलते हैं। तो ऐसे जितने भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट by which a cell duplicated genome synthesizes the other constant of the cell and eventually क्या करती है, divide into टू डॉटर सेल इज कॉल्ड एज द सेल साइकिल हम बोलते हैं। ठीक है, समझ आई चीज़। ऑल दो देखो सेल ग्रोथ जो होती है इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक का कंटेंट क्या करता है, इंक्रीज करता है। इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सेल ग्रोथ जो होती है ऐसा नहीं कि मतलब एक स्पेसिफिक फेज में होती है, सेल ग्रोथ आपकी कॉन्टिन्यूस होती है, वो पूरे सेल साइकिल में सेल ग्रो करती चली जाएगी। ठीक है, और जो डीएनए सिंथेसिस होती है वो केवल एक पार्टिकुलर स्टेज पे होती है सेल साइकिल के, और फिर रेप्लिकेटेड डीएनए जो है, जो आपके डीएनए डुप्लीकेट कर गए हैं, फिर उनको जो है मतलब सेल डिवीजन के द्वारा या कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट के थ्रू जो होता है वो इक्वली जो होता है डॉटर सेल में क्या कर दिया जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ये सारे के सारे इवेंट जो होते हैं, दीज इवेंट जो होते हैं, दे आर अंडर द जेनेटिक कंट्रोल। इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि सेल डिवीजन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी से स्टडी कर सकते हैं। ऑल दो सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज ये बहुत ही कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और डीएनए सिंथेसिस होती है अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन सेल साइकिल, और रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाई कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और दीज इवेंट्स होते हैं आर देमसेल्फ अंडर द जेनेटिक कंट्रोल। दे आर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो हमारे सेल में बनते हैं और हमारे क्या करते हैं, सेल साइकिल को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब फेजेस ऑफ सेल साइकिल देखते हैं। एक सेल साइकिल में कौन कौन से फेजेस होते हैं। ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल अगर देखा जाए तो हम ह्यूमन सेल को कल्चर में स्टडी करते हैं। जब ह्यूमन सेल्स को हम कल्चर में स्टडी करते हैं तो इट अप्रोक्सीमेटली 24 आवर में क्या करती है, एक बार डिवाइड करती है। तो दी सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर। एक 24 आवर में क्या करती है, एक बार डिवाइड करती है, तो दीज सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर। हाउ एवर ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल जो होता है वो सेल टू सेल, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वेरी करता है। जैसे ह्यूमन सेल जो होती है वो उसका सेल साइकिल की टाइमिंग कितनी है, 24 आवर है। और यहाँ किसके केस में, ईस्ट के जो सेल है वो कितने में डिवाइड करती है, 90 मिनट में डिवाइड करती है। और आपकी जो बैक्टीरिया की सेल है वो कितने में डिवाइड करती है, वो 20 मिनट में डिवाइड करती है। तो सेल साइकिल का जो फेज़ है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। सेल टू सेल टाइप क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, जैसे ह्यूमन सेल जो होती है इसका सेल साइकिल का जो टाइम होता है वो 24 आवर होता है, और आपकी इस सेल जो होती है वो 90 मिनट में डिवाइड कर जाती है, और बैक्टीरियल सेल जो होती है इट विल डिवाइड इंटू 20 मिनट में क्या करती है, वो डिवाइड करती है। तो हम सेल साइकिल को हम मेनली जो होते हैं दो फेज में डिवाइड करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल साइकिल जो है वो हम इसको दो मेन फेजेस में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड एज द इंटरफेज एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द एम फेज। सेकंड वन इज कॉल्ड एज द एम फेज, यानी कि उसको माइटोसिस फेज भी बोलते हैं, माइटोसिस फेज भी हम बोलते हैं। तो एम फेज क्या है, एम फेज होती है, ये वो फेज होती है, ठीक है, एम फेज होती है वो फेज होती है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, जब एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। ठीक है, जहाँ पे माइटोसिस होती है। ठीक है, एम फेज क्या रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पे आपका एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। ठीक है, जहाँ पे आपका क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, उसी को हम एम फेज बोलते हैं। और इंटरफेज क्या है, ये वो फेज है जहाँ पे सेल खुद को प्रिपेयर करती है ताकि वो सेल डिवाइड करे, एम फेज में एंटर कर जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरफेज हम बोलते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि एम फेज जो है इट रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। ठीक है, एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज between two successive M phase, and it is significant to note that in 24 hour of average duration of cell cycle in human cell, interphase होता है that last for 95%, that last for
23 आवर, एंड एम फेज होता है दैट लास्ट फॉर ओनली 5% एंड इट लास्ट फॉर ओनली 1 आवर। तो बोलने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे आपके डायग्राम में बहुत ही अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि यहाँ पे जो है आपके सेल साइकिल को दो भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। नंबर वन इज कॉल्ड एज द आपका इंटरफेज है, दिस इज द इंटरफेज, द फेज बिटवीन सक्सेसिव एम फेज के बीच में जो आती है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेज बोलते हैं। और ये क्या होती है, 95% जो होती है आपके सेल साइकिल की क्या होती है, इंटरफेज ही होती है। यानी कि 24 आवर में जो है में से 23 आवर जो होती है सेल जो होती है वो इंटरफेज में क्या करती है, स्पेंड करती है। यानी कि 23 आवर जो होते हैं वो केबल और केबल किस में होते हैं, इंटरफेज में ही होते हैं। और जो आपका एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, जो एक्चुअल सेल डिवीजन होता है वो कितने हैं, वो केवल और केवल 5% होते हैं। यानी कि 1 आवर में क्या होता है आपका एक्चुअल सेल डिवीजन होते हैं। यानी कि एम फेज होती है वो कितना रेस्ट करती है, वो आपका केवल 1 आवर में क्या होती है, वो रेस्ट करती है। तो एम फेज को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है। आपकी एम फेज को भी हमने क्या किया, दो भागों में डिवाइड किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एम फेज भी क्या है, दो भागों में क्या हमने डिवाइड किया है। नंबर वन इज कॉल्ड एज द कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। नंबर वन इज कॉल्ड एज द कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द साइटोकाइनेसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। एम फेज को कितने भागों में डिवाइड किया है, दो भागों में। नंबर वन इज कॉल्ड एज द कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, अब कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, जहाँ पे एक्चुअल में न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और ये भी आगे जाके कितने सब स्टेजेस में है, ये 4 सब स्टेजेस में डिवाइड होती है। दैट इज प्रोफेज, ठीक है, मेटाफेज, ठीक है, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। आपकी जो कैरियोकाइनेसिस भी होती है वो 4 सब स्टेजेस में डिवाइड होती है। दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और साइटोकाइनेसिस क्या होती है, जहाँ पे एक्चुअल में क्या करता है, साइटोप्लाज्म जो होता है डिवाइड करता है। दैट फेज इज कॉल्ड एज द साइटोकाइनेसिस, उसको हम बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस हम बोलते हैं। तो यहाँ पे एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन एंड करॉस्पॉन्डिंग टू द, जहाँ पे क्या होते हैं, डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं सेपरेट होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं सेपरेट होते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड एज द कैरियोकाइनेसिस। एंड उसके बाद क्या होगा आपका, साइटोकाइनेसिस होती है, जहाँ पे साइटोप्लाज्म का जो होता है वो क्या होता है, डिवीजन होता है। और इंटरफेज क्या है, इसको हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सेल केवल रेस्ट कर रही होती है। सेल इज़ नॉट रेस्टिंग हेयर, ये जो टर्म है काफ़ी मिसनोमर है, लेकिन सेल जो होती है यहाँ पे खुद को प्रिपेयर कर रही होती है ताकि वो एम फेज में एंटर करे और वहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो, वहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो। इंटरफेज दो कॉल्ड एज अ रेस्टिंग फेज, इस टाइम पे क्या होता है, इज द टाइम ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट करेगा इंटरफेज में और उसके बाद ग्रोथ भी होगी, फिर उसके बाद सेल क्या करेगी, एम फेज में जो होती है एंटर हो जाएगी। तो इंटरफेज होता है लॉन्गेस्ट फेज होती है, वेरी एक्टिव फेज होती है सेल साइकिल की, ठीक है। और इसको भी हमने जो है तीन डिफरेंट फेजेस में जो है डिवाइड किया है, इसको भी हमने तीन फेजेस में डिवाइड किया है। नंबर वन इज कॉल्ड एज अ G1 फेज, यानी कि गैप वन फेज बोलते हैं। सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ सिंथेटिक फेज या सिंथेसिस फेज बोलते हैं, एस फेज भी बोलते हैं। और लास्ट वन इज कॉल्ड एज अ G2 फेज, आपका गैप टू फेज हम बोलते हैं। अब देखो हम वन बाई वन क्या करेंगे, इन फेज को पढ़ेंगे, इन फेज को पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जीवन फेज होती है, इसमें क्या होता है, ये कब आती है, आपकी जीवन फेज होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज द जीवन फेज, ठीक है। जीवन फेज जो होती है आपकी एम फेज के बाद आती है और एस फेज के क्या होती है, पहले आती है। तो जीवन फेज होती है, इट इज़ द फेज बिटवीन, इट इज़ द फेज या इट इज़ द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड एस फेज में, दैट इज कॉल्ड एज द जीवन फेज। और एस फेज में ही क्या होता है आपका, डीएनए रेप्लिकेशंस होता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द फेज, इट इज़ द फेज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, दैट इज एस फेज। और ड्यूरिंग दिस फेज क्या होता है, सेल जो होता है मेटाबॉलिकली क्या होता है, एक्टिव होता है, ठीक है। मेटाबॉलिक क्या होती है, सेल जो होती है जीवन फेज में क्या होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, कॉन्टिन्यूसली क्या करती है, ग्रो करती है, लेकिन अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करती है, ये अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करती, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है, जीवन फेज जो होती है किसके बाद आती है, एम फेज के बाद आती है, एम फेज के बाद आती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका जो है मतलब एस फेज से पहले आती है, यानी कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए से पहले आएगी। तो इट इज़ द फेज, इट इज़ द फेज और इट इज़ द इंटरवल बिटवीन द
एम फेज एंड एस फेज इज कॉल्ड एज द G1 फेज। और इसमें क्या करेगी, सेल क्या करेगी, ग्रो करेगी। जब सेल ग्रो करेगी लेकिन क्या करेगी, उसका साइज इंक्रीज होगा, लेकिन वो डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करती है, डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करती है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका डीएनए जो होता है यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं करता है। देख लो एनसीईआरटी में, G1 phase correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। और ड्यूरिंग G1 phase सेल जो होती है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती है, बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड फेज कौन सी आती है, आपकी एस फेज आती है। सेकंड फेज होती है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस फेज बोलते हैं इसको। हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एस फेज होती है, यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है, दिस इज़ द एस फेज। और एस फेज होती है, ये वो पीरियड है जब क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है और डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, ठीक है। हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो है, आपको मैंने मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं पूरी कंप्लीट करवा दी है। हमारे डीएनए सिंथेसिस कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है आपके न्यूक्लियस के अंदर होती है। और ड्यूरिंग दिस टाइम हमारा डीएनए का अमाउंट, डीएनए का कंटेंट जो होता है वो क्या होता है, डबल हो जाता है। डीएनए का कंटेंट क्या होगा, वो डबल हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये डीएनए है, ठीक है, इसका कंटेंट जो है एस फेज में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो सेम ही रहेगा। डीएनए का कंटेंट जो होगा वो डबल हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो सेम ही रहेगा। अगर मान लो, अगर मान लो कि आपके डीएनए का कंटेंट जो था वो कितना था, आपका डीएनए का कंटेंट जो था वो 2C था, और क्रोमोसोम नंबर कितना था, वो 2N था, ठीक है। तो डीएनए का कंटेंट कितना हो गया, वो 4C हो गया, क्योंकि डीएनए का कंटेंट क्या हो गया, डबल हो गया। लेकिन जो क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, वो सेम ही रहेगा, दैट इज़ 2N, दैट इज़ अ 2N। तो यानी कि डीएनए का कंटेंट जो होता है वो क्या होगा, आपका जो है मतलब डबल हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो क्या होगा, सेम ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और ड्यूरिंग एस फेज में क्या होता है, आपकी डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है वो न्यूक्लियस में होती है, लेकिन सेंट्रियोल, सेंट्रियोल इज द कॉन्ट्रास्टिंग फीचर ऑफ द एनिमल सेल। एनिमल सेल में ही सेंट्रियोल पाए जाते हैं। तो इन एनिमल सेल्स में क्या होते हैं, सेंट्रियोल जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट हो रहे होते हैं। तो एस फेज में दो चीज़ें होती हैं, आपका डीएनए रेप्लिकेशन होती है, डीएनए कंटेंट डबल होता है, और साथ में सेंट्रियोल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट करते हैं, लेकिन डीएनए आपका न्यूक्लियस के बीच में क्या करता है, वो रेप्लिकेट करता है। देखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस और सिंथेसिस फेज मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन जो होती है टेक्स प्लेस होती है। और ड्यूरिंग दिस टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है पर सेल डबल हो जाता है। इफ़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, देन इट इंक्रीज टू 4C। ये क्या होगा, 2C से 4C हो जाएगा। लेकिन हाउ एवर देर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, अगर क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। इफ द सेल हैड डिप्लॉयड और 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे एट G1, इवन आफ्टर S1 क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो 2N ही रहेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो 2N ही रहेंगे, ठीक है। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनिमल सेल में आप देख सकते हैं, एनिमल सेल्स में क्या देख सकते हैं आप, कि ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है बिगिन इन द न्यूक्लियस, एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कहाँ होती है, आपकी साइटोप्लाज्म में होती है। और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कहाँ होती है, आपकी साइटोप्लाज्म में होती है। और ड्यूरिंग उसके बाद कौन सी फेज़ आती है, जी एस फेज़ भी कंप्लीट होगी। और ड्यूरिंग G2 फेज़ में क्या होगा, ट्यूबलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, और फाइनल प्रिपरेशन ऑफ एम फेज़ होती है आपकी इस फेज़ में होगी। G2 फेज़ में प्रोटीन जो होती है सिंथेसाइज हो जाती है, जो कि आपके माइटोसिस के लिए सेल को प्रिपेयर करती है, और सेल ग्रोथ जो है कंटिन्यू होती रहेगी। G1 में भी होगी, हेस में भी होगी, G2 में भी होगी, एम फेज़ में भी ग्रोथ होती रहेगी, होती ही रहेगी। ये भी आपने याद रखना, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि आपका जो है सेल साइकिल में दो स्टेजेस होती है। नंबर वन इज कॉल्ड एज द इंटरफेज, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द एम फेज। इंटरफेज को भी हमने तीन फेज में डिवाइड किया है, G1 S एंड G2 फेज में, ठीक है। और एम फेज को भी हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को भी हमने 4 सब स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। लेकिन
कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, बोलता कि यहाँ पे जो होते हैं आपके जो इंटरफेज होती है ना बेटा, वो लॉन्गेस्ट एंड वेरी एक्टिव फेज होती है सेल साइकिल की। और ड्यूरिंग G1 फेज सेल जो होती है सिंथेसिस होती हैं, इसमें जो है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के RNA बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। लेकिन एक और स्टेज होती है जो आपकी बुक में दी हुई है, दैट इज कॉल्ड एज द जी नोड फेज। क्या बोलते हैं उसको हम? जी नोड फेज बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे एक और फेज दे रखी है, दैट इज कॉल्ड एज द जी नोड फेज। उसको हम क्या बोलते हैं? जी नोड फेज बोलते हैं। देखो कुछ ऐसे सेल होते हैं हमारे अडल्ट एनिमल्स में जो डिवीजन नहीं करते हैं, जो डू नॉट दे जो हमें क्या करते हैं, जो मतलब दे दैट सेल डू नॉट अपीयर टू एक्सिबिट डिवीजन, वो डिवीजन नहीं करते। ऐसे हार्ट सेल है, ठीक है, हार्ट सेल हैं, या जब कुछ ऐसे सेल हैं जो जब जरूरत हो तभी डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो क्यों डिवाइड करते हैं? ताकि वो ओल्ड सेल को या जो मतलब इंजर सेल हो उनको रिप्लेस करने के लिए डिवाइड करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो सेल होते हैं कहाँ होते हैं? ये सेल जीवन फेज को एग्जिट कर जाते हैं। दी सेल जो होते हैं ये डिवाइड नहीं करते हैं, ये एग्जिट कर जाते हैं जीवन फेज को और एक इनएक्टिव स्टेज में एंटर कर जाते हैं। दैट स्टेज इज कॉल्ड एज द क्विसेंट स्टेज दैट इज कॉल्ड एज द जी नोड फेज बोलेंगे, जिसको हम जी नोड फेज ऑफ सेल साइकिल बोलेंगे। तो इस जी नोड फेज में क्या होगा? सेल तो मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं लेकिन वो डिवाइड नहीं करेंगे, वो प्रोलिफरेट नहीं करेंगे जब तक उनको जरूरत ना हो, जब तक एनवायरमेंट ऐसा रिक्वायरमेंट ऐसी ना बने, जब तक उनको जरूरत ना हो तब तक वो डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे न्यूरॉन सेल है वो भी डिवाइड नहीं करते, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या, न्यूरॉन सेल भी डिवाइड नहीं करते, आपके जो हार्ट सेल हैं वो भी डिवाइड नहीं करते। तो ऐसे जो सेल्स हैं जो क्या करते हैं ओकेजनली जो है जब जरूरत हो तभी डिवाइड करेंगे। इसका मतलब वो कौन सी फेज में चले गए हैं? वो जीवन को एग्जिट करके वो जी नोड में चले गए हैं, जीवन को एक्टिव एग्जिट करके जी नोड में चले गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, सम सेल इन द अडल्ट एनिमल डू नॉट appear to exhibit division, example heart cell, and many other cell divide only occasionally, ठीक है, as needed to replace cell that have been lost because of injury or cell death. तो the cell that do not divide further वो क्या करते हैं, जी exit G1 and फेज टू एंटर एक इनएक्टिव स्टेज में एंटर कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ क्विसेंट स्टेज और जीनो स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। और सेल इन दिस स्टेज होते हैं रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो वही चीज़ है, जब तक जरूरत नहीं होगी तब तक जो डिवीजन होगी। जैसे मान लो कोई इंजरी होगी, तो जब इंजरी हो जाती है तो जो इंजर्ड सेल होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं वो रिलीज करते हैं। प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर क्या करेंगे, वो रिलीज करेंगे, या एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर क्या करेंगे, वो रिलीज करेंगे। और ये ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ये क्या करेंगे, ये ग्रोथ फैक्टर जो क्या करेंगे, ये स्टिमुलेट करेंगे सेल को टू डिवाइड, टू रिप्लेस द इंजर्ड सेल विद न्यू सेल। तो वही चीज़ है, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट बनती है, तभी जो होते हैं ये सेल डिवाइड करते हैं। उसके बाद इन एनिमल सेल माइटोटिक सेल डिवीजन जो होता है, हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सेल डिवीजन होते हैं दो टाइप के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोटिक सेल डिवीजन जो होता है हम डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में ही देखते हैं। लेकिन मैंने आपको जब पढ़ाया था, जब मैंने आपको फर्स्ट मिनट मैंने क्या पढ़ाया था कि आपके गिमीट भी माइटोटिकली बनते हैं। जैसे आपका जो है ड्रोन होता है, ठीक है, जो मेल बीज होती है जिसको हम ड्रोन बोलते हैं, वो क्या होते हैं, वो हैप्लॉयड होते हैं, तो है वो क्या करेंगे, माइटोटिकली गिमीट बनाएंगे। या आपके ब्रायोफाइट क्या होते हैं जिनमें गैमेटोफिटिक जो है डोमिनेंट फेज होती है, तो वहाँ पे भी गैमेट कैसे बन रहे थे, वो आपके जो माइटोसिस से ही बन रहे थे। तो यहाँ पे ऐसे हैप्लॉयड सेल भी करते हैं, यानी कि सोमेटिक सेल भी माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। इवन हैप्लॉयड सेल भी क्या करेंगे, माइटोसिस से डिवाइड करेंगे। जैसे मेल हनी बी में गैमेटोजेनेसिस होगी तो कैसे होगी, वो माइटोसिस से ही होगी, ठीक है, क्योंकि वो मेल हनी बी क्या है, वो आपका जो हैप्लॉइड ही होता है, ठीक है। अगेंस्ट दिस प्लांट जो होते हैं वो माइटोटिक डिवीजन जो होते हैं, देखो एनिमल में क्या होते हैं, सोमेटिक सेल भी शो करते हैं, और एक्सेप्शन है, मतलब मैक्सिमम एनिमल्स में क्या होगा, सोमेटिक सेल में ही क्या होते हैं, माइटोसिस होती है। वो बहुत ही एक्सेप्शन है, एक मेल हनी भी है उसमें जो है मतलब गैमिट सेल में जो गैमिट बनते हैं तो माइटोसिस से बनते हैं। वैसे मैक्सिमम सोमेटिक सेल में ही हमारे पास क्या होती है, मतलब माइटोसिस होती है। लेकिन प्लांट में माइटोटिक डिवीजन जो होता है हैप्लॉयड सेल में भी देखा जाता है। आप टेडोफाइट को देख लो, आप जो है मतलब क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट को देख लो, ठीक है। तो जहाँ पे एग और एंथेरोजॉइड या मेल गैमेट बन रहा है तो वहाँ पे हैप्लॉयड में भी हो रहा है माइटोसिस, और डिप्लॉयड में तो होते ही होते हैं। तो ये हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का चैप्टर, जब हमने चैप्टर नंबर 3 जब प्लांट किंगडम में पढ़ा था, उसमें डिटेल में स्टडी किया हुआ है, तो उसके लिए प्रीवियस लेक्चर जो है देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो था आपका जो एक ओवरव्यू था सेल साइकिल का। तो सेल साइकिल में हमने जो डिटेल में स्टडी कर लिया। अब देखो यहाँ पे आपके साइड में एक टेबल दे रखा है, हाउ डू प्लांट एंड एनिमल कंटिन्यू टू ग्रो
ऑल देयर लाइव्स। डू ऑल प्लांट सेल इन एनिमल सेल्स होते हैं डिवाइड ऑल द टाइम। मैंने आपको बताया था कि एनिम जो प्लांट सेल है उनमें जो ग्रोथ होती है कैसी होती है, इनडिटर्मिनेट होती है। कैसी होती है, इनडिटर्मिनेट होती है, ओपन फॉर्म में होती है और अनलिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास मेरिस्टेम होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकलर मेरिस्टम्स होते हैं, जो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उनकी क्या करेंगे, ग्रोथ करवाते चलेंगे। इसके लिए भी हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़े हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे हमने मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ प्लांट के बारे में स्टडी किया, तो वहाँ पे हमने डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। लेकिन एनिमल जो होते हैं उनमें क्या होता है, ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड होती है। उसमें जो सेल डिवाइड करेगी तो केबल और केबल, केबल और केबल क्या करेगी, आपके जो मतलब इंजर सेल को रिप्लेस करने के लिए ही करेगी। तो यही चीज़ है। उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन अनियन रूट टिप सेल। इस अनियन रूट टिप सेल में हम क्या करेंगे, माइटोसिस स्टडी करते हैं, ठीक है। लोअर क्लासेस में भी करते हैं, हायर क्लासेस में भी करते हैं। इसके पास 16 क्रोमोसोम है, आपको ऑब्वियसली इसके पास 2n नंबर कितने हैं, 16 है। तो इसमें आप बता सकते हो G1 और फेज़ में कितने, एंड S फेज़ में एंड M फेज़ में कितने जो है मतलब DNA कंटेंट होगा, G1 में, S में, G2 में, इफ़ द कंटेंट आफ्टर M फेज इज 2C। ठीक है, ऑब्वियसली मैंने क्या बताया कि अगर DNA कंटेंट के बारे में बताया, अगर DNA कंटेंट 2C है, 2C है तो हमारा G1 में तो 2C रहेगा, लेकिन S में क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा, G2 में भी 4C होगा, ठीक है, और M में क्या होगा, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, माइटोसिस में 2C 2C हो जाएगा। लेकिन जो अगर नंबर 2n दैट इज 16 दे रखा है, तो नंबर तो सेम ही रहेगा, नंबर तो सेम ही रहेगा, माइटोसिस में नंबर सेम ही रहता है, नंबर जो है क्रोमोसोम्स का नंबर जो है सेम ही रहता है। ये हमने पढ़ चुके हैं, तो ये हम जो है पढ़ चुके हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर, दिस इज ऑल अबाउट योर माइटोसिस, दिस इज ऑल अबाउट योर सॉरी सेल साइकिल के बारे में। इसके बाद हमारा टॉपिक कौन सा होगा, माइटोसिस को हम पढ़ेंगे और मियोसिस को हम स्टडी करेंगे। ओके।